नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। विद्यार्थियों, इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखिए। इससे पहले हमने पालमपुर का परिचय पढ़ा, उत्पादन के कारकों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा था पालमपुर में खेती। हमने जाना था कि पालमपुर में खेती के लिए जितनी भूमि है वह सीमित और स्थिर है। 75% काम करने वाले लोग कृषि करते हैं। खेती में उपयोग की जाने वाली पूर्ण भूमि स्थिर है। 1960 के दशक तक में इस भूमि में बढ़ावा किया गया था, परंतु उसके बाद यह भूमि स्थिर हो गई। 1960 के बाद पालमपुर में खेती योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पालमपुर में कुल 4 प्रकार की फसल उगाई जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ, जिसमें ज्वार और बाजरा की फसल आती है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आलू की फसल उगाई जाती है और सर्दी में रबी फसल में गेहूं उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि के एक छोटे से भाग में गन्ने की फसल भी उगाई जाती है, जो गुड़ के रूप में शाहपुर में बेची जाती है। हमने यह जाना था कि पालमपुर के लोगों ने स्थिर भूमि के कारण बहुविध फसल प्रणाली को अपनाया, जिससे एक वर्ष में एक भूमि पर एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है, जिससे उत्पादन अधिक हो। इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे कि सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। तो आपकी पुस्तक में यह एक सारणी 1.1 दी है, जिसमें पिछले वर्षों में जुताई क्षेत्र बताया गया है। यह मिलियन हेक्टेयर में दिया गया है। तो 1950 के वर्ष में 120 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र भारत में जुताई के लिए उपलब्ध था। 1960 में 130 मिलियन हेक्टेयर था। यह बात पूरे भारत की हो रही है, ना कि सिर्फ पालमपुर की। यह पूरे भारत का डेटा है, तो आप इस बात पर ध्यान रखिए। हमने जाना था कि पालमपुर में 1960 के बाद जुताई क्षेत्र नहीं बढ़ा है, परंतु कुल भारत का जुताई क्षेत्र 1960 से 1970 के बीच में 10 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया। परंतु 1980, 90, 2000 और उससे 2011 तक वह क्षेत्र 140 मिलियन हेक्टेयर ही रहा है। वह क्षेत्र बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो हम देख सकते हैं कि भारत में पहले 1950 और 1960 के दशकों में 120 और 130 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जुताई के लिए उपलब्ध था, परंतु 1960 से अब तक यह क्षेत्र नहीं बढ़ा है। तो अब हमारे पास जुताई क्षेत्र सीमित हो गया है, परंतु हमें यह पता है कि आबादी सीमित जुताई क्षेत्र के साथ बढ़ती गई है। आबादी बढ़ी है अर्थात मांग बढ़ी है, अर्थात हमें उत्पादन अधिक करना ही पड़ा है। तो उत्पादन अधिक करने का एक तरीका हमने देखा था बहुविध फसल प्रणाली। अब आज हम एक और तरीका देखेंगे, जिससे हमारे देश में कृषि उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। इस सारणी को देखते हुए आपसे निवेदन किया गया है कि आप कक्षा में चर्चा करें, बात करें कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और यदि जुताई क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो हम इसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ एक प्रश्न और है, क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? यह आप भी स्वयं सोचिए कि सिंचाई के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसे हमें क्यों बढ़ाना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंचाई पालमपुर में तो नलकूपों से होती है, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर हैं,
परंतु देश का 60% से अधिक जुताई क्षेत्र अभी भी वर्षा पर ही निर्भर करता है। सिंचाई के लिए उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं हैं। तो आप सोचिए, क्या आधुनिक उपकरणों के द्वारा सिंचाई को बढ़ाने की आवश्यकता है, और है तो क्यों है? इससे क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे? कितना खर्चा सरकार पर बढ़ सकता है या किसान पर कुछ खर्चा आएगा? क्या किसान उसे संभाल पाएगा या फिर सिंचाई से सभी का फायदा होगा? फसल में कितनी बढ़ोतरी होगी और कितना खर्चा आएगा, उन सब को आप देखिए। साथ में एक सारणी और दी है जो आपको अपने आसपास के किसी गांव से भरनी है, जिसमें आपको फसल का नाम लिखना है और वह फसल किस माह में बोई गई इसके बारे में आपको जानना है। उसके साथ आपको यह भी देखना है कि फसल कितने माह बाद काटी गई और वहाँ सिंचाई का साधन क्या था। क्या किसान सिर्फ वर्षा पर निर्भर थे या तालाब से सिंचाई होती थी, या उनके पास अच्छे नलकूप थे, या सिर्फ नहर के पानी से ही सिंचाई चलती थी? यह सब आपको देखना है। जब आप ये डेटा किसी आसपास के गांव से भरेंगे तब आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि पैदावार कैसे बढ़ी है, किस फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और सिंचाई का उसके लिए क्या साधन उत्तम रहा। इस प्रकार की आप एक्टिविटीज़ करें, आसपास के गांव में जाएं, उनसे खबर लें, अलग अलग सारणियाँ बनाएं, तो ये आपके भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि आपको इससे वह एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ऐसे कार्य किए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर यही कार्य वैज्ञानिकों के कार्य बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पालमपुर की स्थिर भूमि की दूसरी पॉइंट पर। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका तो था बहुविध फसल प्रणाली। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। तो एक हमने देख लिया कि क्या करना है, बहुविध फसल प्रणाली, अर्थात एक क्षेत्र में एक ही साल में कई बार फसल उगाई जाए। अब दूसरा तरीका क्या है, वह है आधुनिक कृषि विधियां, परंपरागत जो पुरानी विधियां थी उनसे ऊपर बढ़ना। हमें इसके साथ उपज के बारे में बताया गया है कि हम जब उपज बोल रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में माना जाता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इस साल गेहूं की कितनी उपज है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में, अर्थात यदि आप इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष भूमि के किसी भी छोटे क्षेत्र में, किसी भी खेत में इस एक मौसम में कितनी फसल पैदा हुई, उस फसल की माप को हम उस फसल की, इस वर्ष की, इस मौसम की उपज कहेंगे। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। तो पहले पुराने बीज प्रयोग में लाए जाते थे। इन बीजों की जो उपज थी, इनसे जो उत्पादन होता था वह काफ़ी कम था। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। तो पहले क्या होता था, पहले की उपज किस पर आधारित थी? बीज जो थे वो पुराने बीज थे, इनसे कुछ कम खेती होती थी, कुछ कम पैदावार होती थी। और उर्वरक के रूप पर क्या करते थे? प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर हो गया या अलग बायो वेस्ट हो गए, उन्हें मिलाकर किसान उर्वरकों के रूप में प्रयोग करते थे। उर्वरक क्या होते हैं? जो फर्टिलाइजर हम डालते हैं खेती में फसल को अच्छा करने के लिए। तो उनके रूप में गाय का गोबर या अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो बीज क्या हुए? एक फसल आई,
उसके कुछ बीज अगली फसल के लिए रख लिए, तो उन्हें पुराने बीज तुरंत मिल जाते थे। और उर्वरकों का क्या, किसान लोग अक्सर अपने साथ गाय भैंस इन्हें भी पाल लिया करते थे, तो उनसे गोबर मिलता था और उसी गोबर को वो खाद के रूप में प्रयोग कर लिया करते थे। तो जो शुरुआत में पारंपरिक बीज प्रयोग होते थे उनसे हमें क्या मिलता था, उनकी उपज कम थी, सिंचाई की आवश्यकता भी उनमें काफ़ी कम थी, कम सिंचाई में काम हो जाता था, वर्षा में ही फसल पूरी तैयार हो जाती थी, और उर्वरक गोबर या प्राकृतिक खाद था। तो पारंपरिक बीज सदा से चला आने वाला जो तरीका है वह है जिसमें उपज कम थी, सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी और उर्वरक भी किसानों को आसानी से मिल जाता था। परंतु 1960 के दशक के अंत में क्या हुआ, हरित क्रांति आई और हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो HYV क्या है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, ऐसे बीज जिनसे छोटे बीज से कम बीज से अधिक पैदावार हो सके। तो 1960 के दशक में, याद रखना 1960 के दशक में हरित क्रांति भारत में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बीज किसानों को मिले जिनके प्रयोग से पहले से अधिक उपज की जा सकती थी। इस प्रकार गेहूं और चावल की खेती के नए तरीके किसानों को सिखाए गए। परंपरागत बीजों की तुलना में जो HYV बीज थे वे एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा कर लेते थे। HYV की जो फुल फॉर्म है वह है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई अधिक, यील्ड पैदावार और वैरायटी अलग अलग वैरायटी। तो ये क्या हो गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या हो गए, ऐसे बीज जो कम मात्रा में ज़्यादा पैदावार दें, जिनकी फसल की पैदावार कहीं अधिक हो। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। तो पहले भूमि तो हमें पता चल गया, भूमि तो स्थिर हो गई, जितनी थी वह निश्चित हो गई। अब हम भूमि को नहीं बढ़ा सकते, भूमि बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कम निश्चित भूमि में ही ज़्यादा पैदावार हो, और उसके लिए क्या किया गया, HYV बीज लाए गए। इनसे छोटे टुकड़े से ही कहीं अधिक पैदावार होती थी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। तो एक बात यहाँ थी, पहले के जो परंपरागत बीज थे उनमें क्या थे, उपज कम थी लेकिन उन्हें पानी भी कम ही चाहिए था, उन्हें सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी, और उर्वरक उन्हें कैसे चाहिए थे, उर्वरक के तौर पे प्राकृतिक खाद काम कर जाती। परंतु जब ये नए बीज लाए गए जिन बीजों से अधिक फसल अधिक पैदावार की जा सकती थी, तो इन बीजों से अधिक फसल के लिए यह भी आवश्यकता थी कि पूर्ण रूप से सिंचाई की जाए, पानी अधिक चाहिए। ये बीज सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकते थे, साथ में इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खाद नहीं, इन्हें रासायनिक खाद की भी काफ़ी आवश्यकता थी। इन्हें रासायनिक उर्वरक और फर्टिलाइज़र चाहिए थे। तो यहाँ सब कुछ क्या हो गया, यहाँ सब वैज्ञानिक तकनीक तो आ गई, परंतु हर चीज़ फिर वैज्ञानिक हो गई। और किसानों के लिए क्या हो गया, उन्हें ये बीज भी खरीदने पड़ेंगे, उन्हें नलकूप भी लगाना पड़ेगा और उन्हें उर्वरक भी खरीदने पड़ेंगे। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। तो कुल मिलाकर हमें दो तरीके मिले जिनसे उपज अधिक हो जाए। एक थी बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा क्या था, HYV बीज। तो इस प्रकार जब भूमि स्थिर हो जाए, भूमि निश्चित हो जाए, तो हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो हम अब जिस पालमपुर की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने पहले बताया था, क्या है, पालमपुर भी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में से एक माना गया है। पालमपुर की जो पृष्ठभूमि है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव के आधार पर बनाई गई है। तो भारत में जब हरित क्रांति हुई तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा किन्हें मिला था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में वहाँ रहने वाले किसानों को। उन्होंने सबसे पहले इन आधुनिक तरीकों का उपयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए, सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदीं, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो आधुनिक कृषि विधियां कहाँ कहाँ अपनाई गईं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने क्या क्या किया? पहले अधिक उपज वाले HYB बीज अपनाए, उसके साथ रासायनिक उर्वरक लिए, कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू किया, सिंचाई के लिए नहरें, पंप सेट, बिजली और बांध का प्रयोग किया जाने लगा। अब वे लोग सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं करते थे, उन्होंने सरकारी नहरें या बिजली से चलने वाले पंप सेट इनका प्रयोग किया या बांध के पानी का प्रयोग करना शुरू किया, ताकि फसल में अधिक से अधिक पानी डाला जा सके, ज़्यादा पानी आ सके। साथ में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर भी खरीदे ताकि कार्य आसानी से और जल्दी किया जा सके। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। तो पुराने तरीके से जो बीजों से उपज होती थी वो क्या थी? 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इतनी सी उपज होती थी। परंतु जब पालमपुर के लोगों ने HYB बीजों से अपने खेतों को जोतना शुरू किया तो उनकी उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। तो हमने क्या किया था? किसान क्या करते थे? पहले उन्हें 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज मिलती थी, इससे वे अपने परिवार के लिए कुछ रखते थे और बाकी रायगंज की मंडी में बेच देते थे। अब क्या हो गया? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज हुई। तो एक व्यक्ति की या एक परिवार की जो खपत है वह तो उतनी ही रहेगी। एक परिवार में यदि 5 सदस्य हैं, वो पहले अगर कुछ हिस्सा या कुछ गेहूं का प्रयोग करते थे तो वो तो अभी भी उतना ही गेहूं प्रयोग करेंगे। मान लीजिए 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में से 500 किलोग्राम कुल किसान जितने भी होते थे वे सब मिलके अपने यहाँ रख लेते थे और 800 किलोग्राम बाहर भेज देते थे। तो अब जब नई पैदावार हुई तो क्या हुआ? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पैदावार है तो वो अब 500 रखें तो कुल 2700 किलोग्राम बाहर भेज सकते थे। तो आप सोच सकते हैं पहले उन्हें 800 किलोग्राम शेष बचता था और अब 2700 किलोग्राम शेष बच रहा है। करीब 1900 किलोग्राम, करीब करीब 2 कुंटल गेहूं उनके पास शेष बच रहा है जिसे वे बेच सकते हैं। पहले से 2 कुंटल गेहूं उनके पास ज़्यादा है। तो ये हमने जाना पालमपुर में किस प्रकार आधुनिक कृषि विधियों ने अंतर ला दिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पालमपुर की खेती कैसी है और कौन कौन सी फसल कितनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आप जब हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ में हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जाइए, जहां पर आपको इस पाठ के सभी नोट्स उपलब्ध कर दिए जाएंगे। इसके साथ अन्य पाठों के भी नोट्स उपलब्ध होंगे। हम अपनी वेबसाइट पर जल्द ही टेस्ट भी लाएंगे। धन्यवाद।